स्वागतम सभी का। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज अबाउट द टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैथ के इन टॉपिक्स का जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं वो ये है कि इनका यूज़ कहाँ होना है, कि क्या ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारी जॉब लगवा देगी, क्या या जॉब में बैठे हुए हम ये डी वाई बाई डी एक्स कभी यूज़ करेंगे, काम कहाँ आएगा ये सब। तो पहली बात तो ये कि हो सकता है कि डिफरेंशिएशन जॉब में काम आए, और हो सकता है कि डिफरेंशिएशन आने की ही वजह से जॉब लग भी जाए। क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हो और जिस मोबाइल या कंप्यूटर पर इस वीडियो को देख रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्हीं हायर मैथमेटिक्स पर काम कर रही हैं। मगर ये सब सीखने का मेन पर्पस ये नहीं होता कि ये काम कहाँ आएगा। ये सारा नरेटिव ना कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ये काम कहाँ आएगा, नौकरी लगेगी कि नहीं, ये सारा कुछ आया है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से। मैकॉले ने भी कहा था कि अगर इंडिया को कॉन्कर करना है तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जब उनका राज था तो उन्होंने वेरी सिस्टमैटिकली एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया था जिससे हम बस इतना सीख पाएँ जिससे हम फैक्ट्रीज़ में जाकर उनकी मशीनें चला पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकरियाँ पहले से फिक्स थी, जो परिवार में जॉब चली आ रही है वही आगे भी चलेंगी। तो जितनी एजुकेशन थी वो केवल अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए थी। मगर दिक्कत ये है कि ब्रिटिशर्स के जाने के इतने सालों बाद भी हम आज भी उसी मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं कि पढ़ाई हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जॉब लग पाए, या जॉब में हम इस चीज़ का यूज़ कर पाएँ। अरे बाहर निकलो इस गुलामी की मेंटालिटी से। Education is not about getting a job. It's about training your mind how to think and to develop problem solving capabilities. जॉब ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, मगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। एक डिसिप्लिन लाने के लिए कि रोज़ सुबह उठ के काम पर जाना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। जैसे थ्री इडियट्स में रैंचो ने भी कहा था कि केपेबल बनो, अपने माइंड को इतना केपेबल बनाओ ये सब सीख के कि नौकरी सिर्फ करो ही नहीं, नौकरियां जनरेट करो। खैर, बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, एंड डोंट वरी, पूरे सीरीज में डिफरेंशिएशन के न्यूमरस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी को याद है कि उसाइन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 100 मीटर्स का। 100 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड्स, और उसेन बोल्ट ने इसको कंप्लीट किया था 100 मीटर रेस के लिए। तो अगर हमें निकालना हो कि इस पूरे रेस के दौरान उसेन बोल्ट किस स्पीड से दौड़ रहे थे, तो स्पीड निकालने का जो हमें फॉर्मूला पता है वो तो ये है कि स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 100 मीटर्स, टाइम हमें पता है 9.58 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालना आसान होगा। इसको रखते हैं 100 मीटर्स और स्पीड रखते हैं 9.58 सेकेंड्स। ये आता है 10.438413 एंड सो ऑन। अब ये आया है हमारा मीटर्स पर सेकेंड में, क्योंकि जो हमारी पहली यूनिट थी वो मीटर्स में थी, जो दूसरी यूनिट थी सेकेंड्स में थी, जो तो हमारी स्पीड आई है मीटर्स पर सेकेंड में। पर क्या ये आंसर हमारा सही है? क्या उसेन बोल्ट इसी स्पीड से दौड़ रहे थे? अब ये आंसर ये इम्प्लाई कर रहा है कि पूरे 100 मीटर्स में उसेन बोल्ट इसी कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे थे। पर ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि किसी भी रेस के स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड होती है। राइट, और रेस के दौरान बीच में कहीं उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और रेस एंड होते होते फिर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाती है और इवेंचुअली वापस से ज़ीरो हो जाती है। करेक्ट, विच टेल्स अस दैट कोई भी रनर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता। तो अगर इसका ग्राफ देखें, अगर हमें बनाना हो एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो डिस्टेंस तो हमें पता है कि 100 मीटर्स की रेस है, और टाइम हमें पता है कि 9.58 सेकेंड्स लिया गया था, और स्टार्टिंग उसने यहाँ से की होगी, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो यहाँ पे बना।
तो एक इंट्यूशन होता है कि बस इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो और ये हमारा स्पीड का ग्राफ बन जाएगा जो बताएगा कि किस डिस्टेंस और किस टाइम पर उसकी कितनी स्पीड थी। मगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यही बता रहा है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ा था, बट ऐसा होता तो है नहीं। तो अगर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल ग्राफ बनाएं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो स्टार्टिंग तो उसकी जीरो से हुई होगी, फिर स्पीड बढ़ी होगी और इवेंचुअली कहीं पे आके मैक्सिमम हुई होगी, और उसके बाद स्पीड दोबारा डिक्रीज होते होते यहाँ पहुँच गई, और फिर इस 9.58 मार्क पर वो 100 मीटर्स की रेस पूरी हो गई। अब इस ग्राफ के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग थी। तो अगर हमें किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसेन बोल्ट की वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? पहले एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर देखते हैं कि इस ग्राफ के थ्रू हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें पता करना हो कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम पहली डिस्टेंस मान लेते हैं y1, दूसरी डिस्टेंस मान लेते हैं y2। एक्स कोऑर्डिनेट में भी हम मान लेते हैं पहली डिस्टेंस है x1, दूसरी डिस्टेंस है x2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? y2 माइनस y1। और इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? x2 माइनस x1। अब यही जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, ये हमें देगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी कितनी थी, और इसी को हम स्लोप भी कहते हैं। तो स्लोप अगर निकालना हो किसी भी लाइन का तो हम निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब स्ट्रेट लाइन के केस में ये जो स्लोप निकल रही है ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में सेम होगी, जिसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर एक छोटा ट्राइंगल बनाएं तो इसको लिख सकते हैं कितना राइज हो रहा है, और इसको लिख सकते हैं कि कितना रन किया। तो स्लोप बेसिकली आता है राइज डिवाइडेड बाय रन। अब स्ट्रेट लाइन के केस में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर स्लोप निकाले तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ये रेशियो राइज ओवर रन हमेशा एक कांस्टेंट आता है इस स्ट्रेट लाइन के केस में। पर अगर इस कर्व्ड ग्राफ में देखें तो किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हमें स्लोप निकालना हो तो वो अलग अलग आएगा। यहाँ पे स्लोप कुछ और आएगा, यहाँ पर स्लोप कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो बहुत अलग अलग है। तो अगर किसी कर्व्ड ग्राफ में हमें निकालना हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी तो उसको निकालने का एक बेहतरीन तरीका देखते हैं। तो ये हमारा कोई कर्व्ड ग्राफ था, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और हमें निकालना है कि किसी दो पॉइंट्स के बीच में इसकी वेलोसिटी मानते हैं, और मान लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस h ट्रैवल किया उसने, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस एच, करेक्ट। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इसी x का ही एक फंक्शन है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस x पर डिपेंड कर रही है, तो इसी x का फंक्शन। तो अगर ये x है तो यहाँ पे इसके हो जाएगा f ऑफ x, जो कि बस डिनोट कर रहा है कि ये इसी x का ही एक फंक्शन है। और अगर ये डिस्टेंस हमारा x प्लस एच है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पे डिस्टेंस होगी वो होगी फंक्शन ऑफ x प्लस एच या f ऑफ x प्लस एच। तो इन दो पॉइंट्स का बीच का अगर हमें स्लोप निकालना हो तो क्या होगा? द सेम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है हमारा f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 है हमारा x प्लस एच माइनस x, x और x कैंसिल। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो स्लोप आएगा वो होगा हमारा f ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिर्फ h बचा है यहाँ पे, तो h। पर अगर गौर से देखें तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, राइट। एक कर्व्ड ग्राफ है यहाँ पे। तो अगर हमें निकालना है कि किसी एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो ये डिस्टेंस हमें रिड्यूस करते करते इतनी लानी है कि ये ज़ीरो हो जाए और केवल एक पॉइंट पर टच हो, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं।
तो हमें बेसिकली निकालना है कि इस कर्व पर इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा।